नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 24 मई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। आज की जो करंट अफेयर में हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें लगभग सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी पीसीएस के अंतर्गत आरओ एमपी पीसीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर को आप फॉलो कर सकते हैं और इसको फ्री में पढ़ने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जिससे कि आपको ये डेली का डेली रिटर्न में भी मिलता रहे। एक बार वीडियो सुने, दूसरी बार ऐसे चलते फिरते उठते बैठते 5 मिनट में रिवाइज कर लें और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि न्यू बिग फाइव प्रोजेक्ट्स क्या है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये इसमें जो टर्म यूज हुआ है ये आपको लगेगा कि कंफ्यूज करने वाला है। न्यू बिग फाइव प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड है, अगर वहां पर कई ऑप्शन आपको दे दिए गए। तो न्यू बिग फाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो 250 से अधिक वन्यजीव फोटोग्राफर, संरक्षणवादियों और वन्यजीव धर्मार्थ संस्थाएं जो हैं, उनके द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट है, यह कार्यक्रम है। ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं ग्रैम ग्रीन, इनका नाम याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। इनके द्वारा इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है और उद्देश्य इसका है विश्व के वन्यजीवों के समक्ष आने वाले जो संकट हैं, जैसे कि उनका आवास नष्ट कर दिया जाता है, मानव और वन्यजीव में जो संघर्ष होता है, अवैध शिकार होता है, उनका वन्यजीव व्यापार होता है, तो उनसे रिलेटेड है। तो विश्व के वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड एक ये कार्यक्रम है और ये केवल भारत में नहीं विश्व स्तर पर चल रहा है। अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था ये कार्यक्रम, ये परियोजना। और वन्यजीव प्रेमियों के 50,000 से अधिक वोट हासिल करने वाले जानवरों को इसमें सूचीबद्ध किया जाएगा, उनके बारे में इसमें विचार किया जाएगा। यानी कि जो जानवर 50,000 से वोट ज्यादा पाएंगे वो। विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कई लोगों का कहना है कि आपके करंट अफेयर में दिवस बहुत होते हैं। एक्चुअली आप लोग ध्यान से देखते नहीं है वीडियो। वीडियो ध्यान से देखेंगे तो दिवस के बहाने जो और चीजें बताई जाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कछुआ दिवस हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन उससे रिलेटेड कोई फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आपके जीके के पेपर में, जीएस के पेपर में जरूर मिल जाएगा, है ना। चीजों को समझिए, चीजों को अच्छे से पढ़िए। देखा नहीं कि उसको बस सब आता है आपको। जो लोग ऐसा मानते हैं उनको सब आता है, रियल में उनको कुछ नहीं आता है ना। आपको सीखते रहना चाहिए और जिस दिन इस बात को ईमानदारी के साथ आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको सीखना है अभी, तो आपकी तैयारी और अच्छे से होने लगेगी, है ना। आप अध्ययन करेंगे, केवल पढ़िए ना। केवल एक मतलब कुछ लोग आते हैं बस ऐसे दे झलक दिखला जा। ये एग्जाम का जो आपने सपना देखा है पास करने का, ये इतना आसान नहीं है। कठिन तो, असंभव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। कठिन उस मामले में है जब आप सही से काम नहीं करते हैं। विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सच्ची बात है। जो अच्छी दवाई होती है वो कड़वी होती है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कछुओं और दुनिया भर में जो उनकी तेजी से आबादी गायब हो रही है, उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, तो उनके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। अमेरिकन टार्टूज रेस्क्यू द्वारा इसको शुरू किया गया और ये दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। सबसे पुराने जीवित सरीसृप प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा, खिलवाड़ मत करिए, अच्छे से, है ना। थोड़ा सा दिमाग उमाग खोल के, कान नाक मुंह गला सब खुला होना चाहिए और हाथ तो स्पेशली कि आप लिखा करें कुछ, है ना। तो साथ में जो फैक्ट बताया जाता है वो हर जगह कछुओं की तस्करी का मामला सामने आता है, बड़े महंगे बिकते हैं ये। चाइना को तस्करी की जाती है, कई बार ये आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे, न्यूज में रहता है। तो इसलिए ये दिवस इंपॉर्टेंट है, कहीं जीएस में लिखेंगे तो आप ऐसा इसका जिक्र कर सकते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो एफआईएच है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा और इनको अगले कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसमें जो चुनाव हुआ उसमें बेल्जियम के मार्क कॉर्ड्रॉन को 2 वोटों के मामूली अंतर से हराया है। इस महासंघ के बारे में बात करें, 1924 में स्थापित हुआ था। स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय है। 1924 में स्थापित और स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है। और हॉकी की विश्व स्तर पर रैंकिंग जो है ये जारी करता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की? क्वेश्चन दो तरीके के बन सकते हैं, किस सरकार ने की, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। और वात्सल्य योजना किससे रिलेटेड है? तो अनाथ हुए जो बच्चे हैं कोरोना के मामले में, कोरोना के कारण जो अनाथ हुए हैं, जिससे जिनके मम्मी पापा नहीं रह गए, उनके माता पिता या उनके जो परवरिशकर्ता लोग थे वो नहीं रह गए, गार्जियन,
तो उनके लिए ये योजना है। और 21 वर्ष तक की आयु तक का जो बच्चों का जिम्मा है वो गवर्नमेंट उठाएगी। और राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार इन अनाथों की पैतृक संपत्ति के लिए भी कानून बनाएगी कि उनका जो हक था वो मिल पाए, वो किसी के द्वारा मार ना लिया जाए। जैसे बहुत बार होता नहीं है कि अगर नहीं रह गए बच्चों के पिताजी तो परिवार के लोग अपने नाम उसको फ्रॉड से करवा लेते हैं, जो जमीन होती है, जो जायदाद होता है वो सब। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये जो संबंध है, ये ऐप जो संबंधित है, ये मनरेगा से संबंधित है ना? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च, और 2 ऐप इसके साथ में लॉन्च किए गए, एक ये और एक एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो आपसे क्योंकि ये मनरेगा से रिलेटेड है इसलिए पूछा जा सकता है। और इसका जो लॉन्च है वो लॉन्च पीएम मोदी ने नहीं किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। महात्मा गांधी जो योजना है, मनरेगा योजना जो है, ये कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करने में कई बार आपको लगता होगा, और आप अगर गांव को जानते हैं तो करीब से आप देखते होंगे कि इसमें बड़ी बेईमानी की जाती है। लगता क्या होगा ये असलियत है। तो इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि वास्तव में वहां पे अटेंडेंस है कि नहीं है। लोग वहां जाते भी हैं काम करने की, केवल पैसा ही विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है। और ये उनकी जियो टैग की तस्वीर भी लेगा। और इसी के द्वारा एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है इसी के साथ में। तो वो भी इसके द्वारा भी यही मॉनिटरिंग, जो एरिया ऑफिसर होंगे उनकी मॉनिटरिंग इसके द्वारा की जाएगी। कोवैक्स का क्या अर्थ है? कोवैक्स जो है ये कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस है। और ये विश्वव्यापी पहल है और टीकों तक समान पहुंच बनाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। ये वैक्सीन अलायंस गावी द्वारा निर्देशित है। और एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल का एक ये स्तंभ है। और कोवैक्स पहल जो है वो निम्न से मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और टीकों तक समान पहुंच प्राप्त कराने में सक्षम बनाने में हेल्प करती है। केवल टीके नहीं, उनकी जांच भी हो पाए तभी तो पता चलेगा कि वो पीड़ित है कि नहीं है, उनका उपचार भी हो पाए और फिर आगे सेफ रहें तो इसके लिए टीका लग जाए। तो ये सारा कुछ करती है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है ना? योजना बनाई यानी घोषणा, उसकी घोषणा की, मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। तो ये नासा ने किया है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, 2023 में ये चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रही है। और ये चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे जाकर बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। ये जो मोबाइल रोबोट है, ये आर्टेमिस जो कार्यक्रम चल रहा है नासा का, उसी का एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। और ये वाइपर, वाइपर क्या है? वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, इसके जरिए डेटा का एकत्रीकरण करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। और ये वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्रण करने में भी मदद करेगा। अब बात आती है वाइपर की। देख लेते हैं वाइपर क्या है। तो वाइपर का अर्थ वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। और ये एक चंद्र रोवर है, चंद्रमा के लिए बनाया गया रोवर है, जिसे नासा ने चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए डेवलप किया था। और इसे नवंबर 2023 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने का प्लान अब ये कर रहे हैं नासा के वैज्ञानिक। वैक्सीन टूरिज्म शब्द कब चर्चा में आया? तो कोविड की दूसरी लहर अभी सबसे भयानक लहर साबित हुई है भारत के लिए खासकर। तो कोविड-19 की दूसरी लहर में ही वैक्सीन टूरिज्म जैसा एक शब्द चर्चा में आ रहा है। और ये दिल्ली मास्को के लिए अरेबियन नाइट्स टूर्स नाम की एक दुबई बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है, उसके द्वारा वैक्सीन टूर पैकेज के ड्राफ्ट के बाद में वैक्सीन टूरिज्म शब्द ये चर्चा में आ गया। ये जो वैक्सीन टूरिज्म शब्द है, ये वैक्सीन पर्यटन को टीका प्राप्त करने के अतिरिक्त लाभ के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के, विभिन्न देशों की यात्रा के रूप में योजनाबद्ध करने, उसकी प्लानिंग करने के लिए, परिभाषित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कि अगर वैक्सीन टूरिज्म शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो कहने का मतलब है टीका प्राप्त तो होगा ही, उसके साथ में दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी इसमें कराई जाएगी। रूस उन कुछ देशों में एक है जो वर्तमान में नकारात्मक पीसीआर रिपोर्ट के साथ भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे रहा है। अगर नकारात्मक पीसीआर रिपोर्ट है तो आपको क्या मिलेगा? प्रवेश मिल जाएगा रूस में। वैक्सीन पर्यटन पैकेज में एक होटल में 20 दिन तक आप रह सकते हैं, भोजन और जो फ्लाइट्स हैं और कुछ दिनों के दर्शनीय स्थल भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इस पैकेज की कुल लागत 1.3 लाख रुपए है। मालदीव और अमेरिका जैसे देश भी इसी तरीके के कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। जैसे कि
हो क्या पाए, विदेशों में जो लोग हैं उनकी यात्रा के दौरान टीका लगाने की अनुमति भी उनको मिल सके। जैसे विदेशों में है तो ये इस पैकेज के तहत उनको टीका लगाने की भी अनुमति मिल जाएगी और साथ-साथ में ऐसा भी वो एन्जॉय कर पाएँगे। रिपोर्ट उनकी नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोविड लेके घूमें। किस देश ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर जो है, कॉर्पोरेट कर की जो दर है वो 15% प्रस्तावित की है। तो वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर अमेरिका ने कहा कि कम से कम 15% होनी चाहिए और विभाग ने वहाँ का जो ये विभाग है ट्रेज़री विभाग अमेरिका का, है ना? ट्रेज़री विभाग उसने घोषणा की कि 15% जो न्यूनतम दर है और इस दर को अधिक बढ़ाने के लिए चर्चा आगे भी जारी रखेगा वो। और अमेरिकी कंपनी वर्तमान में 21% कर की दर का भुगतान करती हैं, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 35% से नीचे लाया गया था। और अब ये इसमें कम से कम की बात कर रहे हैं 15% की। और जब बाइडेन आए, जो बाइडेन, तो इन्होंने कर की दर को बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव रखा था। 35 से ये 21 कर दिया गया था, अब 28 की बात इन्होंने की थी। फिलहाल न्यूनतम इन्होंने निर्धारित किया है कि 15% ये होना चाहिए। और अंतिम न्यूज़ है आज की, नहीं और भी न्यूज़ है कि 31 मार्च को समाप्त हुई अवधि के लिए आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष की मात्रा कितनी थी? तो 31 मार्च यानी जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक जो ये 9 महीने का ये पूरा एक सत्र था, उसमें 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में आरबीआई के द्वारा। और ये सरकार के अनुमान से अधिक है क्योंकि वित्त मंत्री ने अनुमान लगाया था कि 53,511 करोड़ रुपए के हस्तांतरण होंगे, ऐसा अनुमान था, ऐसा निर्धारण किया गया था, तो ये ज़्यादा है, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। भारत में शकरकंद उत्पादन में कौन-सा राज्य अग्रणी है? शकरकंद को देसी भाषा में गंजी भी कहते हैं, है ना? बहुत जगह गंजी मतलब होता है क्या? बनियान। और देश भर में शकरकंद का जो उत्पादन होता है उसमें उड़ीसा सबसे ज्यादा है, शकरकंद का उत्पादन करता है। और गर्मियों में बैंगनी शकरकंदी की सफलतापूर्वक खेती यहाँ पर होती है। और सितंबर और मार्च में काटी जाने वाली सर्दियों की फसल भी यहाँ पर शकरकंदी के रूप में की जाती है। और अभी कंद फसल अनुसंधान संस्थान है, उसने कहा कि बैंगनी शकरकंदी में प्रति 100 ग्राम में 90 मिलीग्राम की उच्च एंथोसाइनिन सामग्री होती है। तो एंथोसाइनिन का ये प्रमुख स्रोत है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में जून से सितंबर के दौरान की जो वर्षा होती है भारत में, वर्षा ऋतु को किस मौसम के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून अब आने वाला है, उसी के रूप में इसको जाना जाता है, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में। और ये जो इसके बारे में अगर आपको सही से पढ़ना है तो हमारी मॉर्निंग की क्लास करिए आप, 6:30 बजे जो हमारी क्लास डेली होती है उसमें ज्योग्राफी इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और हाई स्कोर करना चाहते हैं, कट ऑफ से ऊपर का स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसके लिए हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको हर हाल में उसका लाभ मिले। यूपीपीसीएस के लिए डेली टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है और भी हमारे पास फुल कोर्स के भी प्रोग्राम हैं, इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं upsctarget.com या IAS Prep Academy ऐप के माध्यम से, या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307281212 पर। कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है या कोई भी आपको क्वेरी करना है कोर्स से रिलेटेड, तो इस पे आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और अंतिम न्यूज़ यही है तो कि भारतीय जो महाद्वीप में जून से सितंबर तक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अब पहुंच चुका है और जल्द ही ये मुख्य भूमि पर पहुंच जाएगा। तो आपको ये कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। इसको शेयर करें जिससे कि ज्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो पाए।